हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। पार्ट 1 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़। इसको हम लोग कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है CHF डिफाइन करिए, तो आपका फुल फॉर्म होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर डिफाइन करने को कह रहा है CCF, दैट इज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर शॉर्ट में आ रहा है CCF या फिर CHF, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये डिजीज़ आपके हार्ट से रिलेटेड है। इसमें आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपकी बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट में डिजीज़ है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में करा है, इसलिए मैं आपको एकदम अच्छे से एलिब्रेट करके डिफाइन कर दे रही हूँ। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख देंगे। कंटेंट एकदम A1 है और ये सफिशिएंट भी आपके एग्जाम पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 अगर आपने अटल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा जो हमने दिया था, तो उसमें यही क्वेश्चन 50 मार्क्स का था। तो ये कंटेंट मतलब इसी कंटेंट को अच्छे से एलिब्रेट करके लिखा, फिर मैनेजमेंट को अच्छे से लिखा, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखी। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में हमने 3 NCP बना दी, तो पेज हमारा फुलफिल हो गया था और कंटेंट को भी हमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा था। तो कंटेंट के बाद में आपका प्रेजेंटेशन कैसा, पेज मैनेजमेंट कैसा, वो सारी चीज़ें भी मेंटर करती हैं। सो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है अपने एग्जाम में। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है हार्ट क्या होता है, हार्ट के डायग्राम भी आपको पता होगा। इसमें मतलब नॉर्मल आपको कुछ बताने जैसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन या फिर इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये हार्ट का डायग्राम बनाना और ये सारी लेबलिंग करनी है। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने उससे पहले हार्ट के डायग्राम को एटलीस्ट 3 से 4 बार बनाया था, और स्टार्टिंग के 1 से तो इतने गंदे बने थे। अगर मैं डायग्राम एग्जाम में बनाती थी तो शायद मेरा बैक आ जाती और शायद मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ता HN का। तो सबसे गंदा डायग्राम मेरा हार्ट का ही था, लेकिन प्रैक्टिस में वो बाद में बहुत सही बना था। और जब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि लॉन्ग में ये क्वेश्चन हमारा CV यूनिट से था, मतलब कार्डियोवास्कुलर यूनिट से था, तो मैंने सोचा कि हाँ, एक दिन पहले के जो इतनी प्रैक्टिस करी हार्ट डायग्राम की, वो आज एग्जाम में अच्छे से बन जाएगा। सो येस, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यूट्यूब वीडियो सर्च करोगे, इसकी ट्रिक भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप उससे भी सीख सकते हो। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है और अगर आपको इंटरेस्ट डायग्राम है, तो आई नो आप इसको अच्छे से बनाओगे। थोड़े से इसको नीट एंड क्लीन बनाएगा और लेबलिंग का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लॉन्ग में, तो आपको ये सारे मतलब ये पॉइंट ज़रूर ऐड ऑन करना है डायग्राम का और उसको लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिजीज़ से, दैट इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो एक ये कंडीशन होती है आपके हार्ट के, जिसमें आपका हार्ट जो होता है वो फेल कर देता है। हार्ट फेल क्या हो जाता है, जिसमें ब्लड होता है जो इफेक्टिव पंप करता है वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, उनमें नहीं पहुंच पाता आपका ब्लड और आपका ऑक्सीजन। आफ्टर दैट इसी की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है आपके लंग्स और अदर बॉडी में। तो ये आपकी डेफिनेशन है, मैं आपको डेफिनेशन रीड करके बता देती हूँ। और ये आपके जो नोट्स, मैंने जो भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे हैं, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे में दे रखा था, इसलिए मैंने CV को शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करा, और ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड है, और वो आपकी एजुकेशन जो आपका थर्ड सेम चल रहा है उसमें आपका बहुत हेल्प करेगा। तो जो चीज़ आपको फ्री सोर्स मिल रहा है, तो उसको इफेक्टिवली यूज़ करिए, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करिए। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, इट इज़ द कंडीशन वेयर द हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली लीडिंग टू फ्लूइडिक एक्यूमुलेशन इन द लंग्स एंड अदर बॉडी टिश्यू। तो सिंपल से 3 लाइन की आपकी डेफिनेशन है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की। फिर आपके आते हैं इटियोलॉजी, जिसको हम लोग कॉजेज़ भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉजेज़ की, तो इसमें सबसे पहले कॉज आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। आपको पता है जो आपका हार्ट होता है उसमें कोरोनरी आर्टरी होती है। अगर उसमें कोई भी डिजीज़ है जिसकी वजह से ब्लड इफेक्टिव पंप करके हो भी रहा तो भी ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, तो आप कहोगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपका पहला कॉज। फिर आपका आता है हार्ट वाल्व डिसऑर्डर। आपको
आपको पता है कि जो हार्ट होता है उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होता है। अगर उसका किसी एक वॉल्व में भी डिसऑर्डर है तो जिसकी वजह से आपका डेवलप हो सकता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। फिर आपका आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अफेक्ट उसके कार्डियक मसल्स पे करता है। फिर आपका आता है कार्डियोमायोपैथी, इसकी वजह से भी डेवलप होता है। अब कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है इसकी मसल्स पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होना। फिर आपकी आती है एरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है, इसमें इरेगुलर हार्ट बीट होती है जिसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। प्रीवियस हार्ट अटैक, अगर कभी भी आपको पहले हार्ट अटैक आया होगा तो ये कंडीशन आपकी बॉडी में फिर से डेवलप हो सकती है। फिर है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। अगर मैं बात करूँ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के, तो जो आपको बर्थ से ही प्रॉब्लम है हार्ट की तो उससे भी डेवलप हो सकता है आपका हार्ट फेलियर। फिर आपकी बात आती है टाइप्स की। अगर मैं बात करूँ कंजस्टिव हार्ट फेलियर के तो आपके ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है राइट हार्ट फेलियर, एक आपका होता है लेफ्ट हार्ट फेलियर। अगर मैं बात करूँ राइट हार्ट फेलियर, ये आपका होता है एमआई की वजह से, मतलब कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से और कार्डियोमायोपैथी की वजह से। ये सारे कॉजेस थे आपके राइट हार्ट फेलियर के। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, एमआई, लेफ्ट वेंट्रिकल्स फेलियर और कार्डियोमायोपैथी। तो ये 3 कॉजेस है जो आपको कॉज करेगा राइट हार्ट फेलियर को। फिर हम बात करते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर कॉजेस की, तो वो आपका है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट वाल्व डिजीज़। ये आपके तीनों हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर के। लेफ्ट हार्ट फेलियर के भी आपके 2 टाइप्स आते हैं, जैसे कि आपको पता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और जो आपका डायस्टोलिक है उसमें हार्ट आपका रिलैक्सेशन नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिस्टोलिक में आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और डायस्टोलिक में आपका हार्ट रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, डॉक्टर एससी। मतलब कि क्या है, डायस्टोलिक में आर मतलब डी आर आ रहा है ना, डॉक्टर का डी, तो डायस्टोलिक में आपका रिलैक्सेशन नहीं होगा। एससी का मतलब है सिस्टोलिक में आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये आपको मिलेगा आपके लेफ्ट हार्ट फेलियर में। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो सिंपल सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। आपको पता है इटियोलॉजी आपकी सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इनकी वजह से आपके जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इनएडिक्वेट अमाउंट में होगा। फिर आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड है, वो सही से नहीं पहुंच पाएगा। फिर उसके बाद में जो आपके लंग्स और अदर बॉडीज़ है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। यही आपकी है पैथोफिजियोलॉजी। फिर हम बात करते हैं साइनम सिम्टम्स की, मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो आपको मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रहेगा क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ आपके लंग्स में। फिर आपको फटीग और वीकनेस होगा, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में फुलफिल नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन और ब्लड। फिर आपको आएगा वीजिंग, एडेमा मिलेगा क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है। फिर वेट गेन होगा, क्यों? एडेमा की वजह से, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से आपका वेट गेन होगा, वेट बढ़ जाएगा आपका। इरेगुलर हार्ट बीट होगी। इरेगुलर हार्ट बीट इसलिए होगी क्योंकि एटियोलॉजी अरिथमिया की वजह से ये सारी चीज़ें आपके अंदर बॉडी में डेवलप होगा। आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में साइनोसिस भी अकर होगा। साइनोसिस मतलब कि ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, जहाँ पे आपका ब्लड सप्लाई नहीं होगा, वो आप बताएंगे। आफ्टर दैट आपका आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन आपके कॉमन होते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर आप इको टेस्ट कराएंगे जिसमें आप 2D 3D को कराते हैं। फिर आप स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे। स्ट्रेस टेस्ट इसलिए कराएंगे जिससे आपको हार्ट के फंक्शन का पता चल जाए। फिर आप कार्डियक कैथेटराइजेशन भी कराएंगे जिससे आपको फ्लूइड एक्यूमुलेशन चेक कर सकते हैं पेशेंट में। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका 3 टाइप्स का आता है। सबसे पहले आपका आता है ड्रग मैनेजमेंट, फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आपका शॉर्ट में आ रहा है क्वेश्चन तो आप ये तीनों मैनेजमेंट लिख के उसको कंप्लीट कर देंगे। अगर आपका यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ रहा है या फिर कोई भी डिजीज़ में लॉन्ग में आ रहा है तो उस मैनेजमेंट के आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है। मैनेजमेंट के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस, 5 नर्सिंग डायग्नोसिस कॉमन, फिर उसके बाद में आप 3 एनसीपी बनाएंगे, फिर आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट, दैट इज़ हमारा ड्रग मैनेजमेंट। तो ड्रग मैनेजमेंट में हम लोग 5 टाइप्स के ड्रग यूज़ करते हैं हमारे कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में। तो सबसे पहले आपका आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में आप देंगे फ्यूरोसेमाइड, इसको हम लोग लैक्सेक्स भी कहते हैं। फिर आपका आता है ACE इनिबिटर जिसका एग्जाम्पल आएगा कैप्टोप्रिल। फिर आपका आता है बीटा ब्लॉकर ड्रग। बीटा ब्लॉकर ड्रग में आप दोगे बिसोप्रोलॉल।
ट्रामाडोल, फिर आप दोगे वेसोडायलेटर, वेसोडायलेटर्स में आप दोगे नाइट्रोग्लाइसरीन ड्रग, फिर आप 5th नंबर पे दोगे डिजिटैलिक्सिस ड्रग, जिसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं डिगऑक्सिन। इसका मेन काम क्या होता है, हार्ट एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये आपके 5 ड्रग मैनेजमेंट है, इनके आप पहले नाम लिखोगे और एग्जाम्पल में ड्रग मेंशन करोगे। ये ड्रग जो मुझे ईजी लग रही थी वो मैंने एज ए एग्जाम्पल में ली थी, अगर आपको कोई और ड्रग लर्न हो तो आप एज ए एग्जाम्पल उसको लिख सकते हैं। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट आपका कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, फिर आपका है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, फिर आपका है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, फिर आपका है इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, फिर आपका है वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, फिर आपका है पेसमेकर, फिर आपका है हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये आपके 7 सर्जिकल मैनेजमेंट आते हैं। फिर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट आता है, जिसमें आप पॉइंट्स खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं। वीडियो में हम लोग ने डिस्कस करा कि कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस, कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप उसको ऐड ऑन कर दीजिएगा। आफ्टर दैट नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस फिर 3 NCP, आप जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। सो कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर, जो भी आप इसको सिंपली कहना चाहते हैं, CHF, CCF, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही कन्वीनियंट है। इसी के पॉइंट्स में आप बीच में डायग्राम भी ऐड ऑन कर दीजिएगा अगर ये लॉन्ग में आ रहा है। सो ये टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम डिजीज़ डिस्कस करते हैं, वो हमारी है अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी आपका शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में रिपीट हुआ था CF, तो हो सकता है कि इस बार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से या फिर कोई और आपका डिसऑर्डर या फिर कोई और डिजीज़ आपकी लॉन्ग में आ जाए, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम डिस्कस करते हैं अंजाइना पेक्टोरिस को। अंजाइना पेक्टोरिस को भी हमने बहुत ही शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करा है। अगर आप सोच रहे होंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसको सबसे सिंपल मैंने बनाया था। क्यों? क्योंकि मुझे भी ये बहुत डिफिकल्ट लग रही थी यूनिट। जब इस यूनिट को हम पढ़ने बैठे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बट ड्यू टू शॉर्ट नोट्स इतना सिंपल बन गया। शायद हमने एक ही डिजीज़ को एक पेज में करके इतना खुद को अच्छा बना दिया कि हर एक डिजीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया था। CVA की सिर्फ क्या करा था, सिर्फ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करा था। अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं कोई स्पेशल पेपर भी नहीं लाई थी। ये जो हमारे सेशनल एग्जाम पेपर्स हो रहे थे उसके पीछे का जो पेज होता है उसी को इन्वेस्ट करा हमने अपना नोट्स प्रिपेयर के लिए। तो आप भी कुछ इस तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें जो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल हो। और मेन माइंडसेट ना हम लोगों का क्या होता है, बुक में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड में दे रखा होता है, इसीलिए स्ट्रेस लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम पर्पज़ के लिए रिविजन भी बहुत अच्छे से होगा और आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेंगे। मेन क्या एग्जाम पर्पज़ में आपको एलिब्रेट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। अगर वो चीज़ आपको सही तरीके से पता है तो ये शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत ईजी है। सो हो गई बहुत सारी बकवास। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी डिजीज दैट इज अंजाइना पेक्टोरिस। अगर मैं बात करूँ अंजाइना पेक्टोरिस सिंपल वे में क्या कहूँ तो इसका मतलब क्या होता है, आपके जो चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है आपके हार्ट में, जिसकी वजह से आपका सीवियर पेन डेवलप होता है आपके चेस्ट में। फिर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें मेनली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो अंजाइना पेक्टोरिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर। इन दिस blood supply and oxygen supply decrease to myocardial layer and muscles of the heart. Due to this, it increases the pain in the chest. So ये आपकी डेफिनेशन है angina pectoris की। इसमें सिंपल से बताया कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें चेस्ट में पेन होता है। क्यों? क्योंकि आपके में जो ब्लड ऑक्सीजन वो आपका डिक्रीज हो जाता है आपके हार्ट मसल्स में, आपके मायोकार्डियल लेयर में। तो ये आपकी है डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल से 3 लाइन की डेफिनेशन, आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपका आता है कॉजेस। कॉजेस सिंपल सी है, इसके आपके सिर्फ 3 है। सबसे पहला है कोरोनरी एम्बोलिज्म। अगर एम्बोलिज्म हुआ है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ, फिर आप कह सकते हैं कि आगे का ब्लड ना ट्रांसफर होगा, फिर वहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा अंजाइना पेक्टोरिस। फिर आपका है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अगर थ्रोम्बोसिस डेवलप है फिर भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कोरोनरी हेमरेज, हेमरेज की वजह से भी डेवलप हो सकती है। अगर आप देख रहे हो तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो आगे नहीं ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से डेवलप हो रहा था अंजाइना पेक्टोरिस। कॉजेस क्या है? कोरोनरी एम्बोलिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एंड आपका हेमरेज। आपका हेमरेज भी कोरोनरी मतलब कि जो आपके हार्ट के आर्टरीज होती है उनमें होगा। फिर आपके आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में बहुत कॉमन है, जैसे कि आपका ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हो फिर आपके में ये डेवलप हो सकता है, क्योंकि फैट पर्सन में ज़्यादातर चांसेस होते हैं थ्रोम्बोसिस होने के। फिर आपका आता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से ये सारी
चीज़ें अटेंड कर रहे हो, फिर अल्कोहल, फिर सब आपका डेवलप कर सकता है अंजाना पेक्टोरिस। फिर आपका आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस ऐसी आपके साइलेंट किलर वाली डिजीज़ है। ये आपकी नॉर्मल भी रहेगी, फिर भी आपकी बॉडी में बहुत अफेक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा अफेक्ट इसका हार्ट पे होता है, फिर इसके आपका किडनी पे होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस इसका रिस्क फैक्टर है। फिर आपका आता है डाइट पैटर्न। डाइट पैटर्न इसीलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड ले रहे हो, जिसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अंजाना पेक्टोरिस। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेबल, ये आपका हार्ट पेन तब होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, और ये आपका कॉमन अंजाना पेक्टोरिस है। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर आपके में जब अंजाना पेक्टोरिस वाला पेन हो रहा है तब आपके में डेवलप हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल। फिर आपका आता है अनस्टेबल, ये आपका मोस्ट कॉमन है। ये आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की वजह से हो सकता है, और इसमें मेडिकल इमरजेंसी की नीड पड़ती है आपको। फिर आपका आता है वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेनली आपका मॉर्निंग में होता है। फिर आपका आता है जिग्यूबाइट, ये आपका कभी भी आप स्लीप या रेस्ट कर रहे होगे तब आपका आएगा। फिर आपका आता है नॉक्टूरल, जब आप नाइट में रहते हो तब आपको अंजाना पेक्टोरिस आता है। तो इसका सिंपल सा 5 है। मोस्ट कॉमन आपका स्टेबल है, और आपका ये एक्सरसाइज पे आता है। जो अनस्टेबल है ये आपके कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स या फिर सिंड्रोम की वजह से होता है। इसमें आपका पेन मोर देन 15 मिनट्स होता है, इसीलिए आपको मेडिकल इमरजेंसी की सडन ज़रूरत होती है। फिर आपका आता है वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मॉर्निंग में मिलेगा। जिग्यूबाइट की अगर मैं बात करूँ तो कभी भी आप स्लीप या रेस्ट करो फिर आपको मिल सकता है। फिर आपका आता है नॉक्टूरल का मतलब होता है नाइट में। आप स्ट्रेस मत लीजिए, ये जो भी शॉर्ट नोट्स हैं मैं शेयर कर दूँगी। मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स लेके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही मिनिमम से। सो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस की अगर मैं बात करूँ पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसके सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, आपको पता है इटियोलॉजी अभी हम लोगों ने डिस्कस करें, उनकी वजह से आपकी बॉडी में, मतलब कि जो आपके बॉडी में जो आपका हार्ट है उसमें इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होगा। अब कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ से ब्लड यहाँ ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जब ब्लड नहीं जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, क्योंकि ना ब्लड पहुँच रहा है ना ऑक्सीजन पहुँच रहा है, इनसफिशिएंट हो रहा है। फिर उसके बाद में जब आपका ब्लड रिड्यूस होगा, फिर उसी में आपका ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो आपके बॉडी में हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होगी, हाइपोक्सीमिया कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि ब्लड आपके बॉडी में कम हो रहा है। फिर उस सब के बाद में आपको एट लास्ट मिलेगा चेस्ट पेन, वो चेस्ट पेन डेवलप करेगा आपकी डिजीज कंडीशन को, वो आपका है अंजाना पेक्टोरिस। बस सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी इसकी है। फिर आपके आते हैं साइनम सिम्टम्स, जिसकी हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको सीवियर पेन मिलेगा, डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट को डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, पेशेंट को चोकिंग होगा, यहाँ पे कुछ सॉलो नहीं कर पाएगा, ऐसा लगेगा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है चेस्ट में। फिर क्रूशिंग होगा और एक्किंग भी होगा। फिर आपके अदर आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि हार्ट बर्न होगा, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, स्वेटिंग होगी, हाइपरटेंशन होगा और वेट लॉस होगा। तो ये आपके कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आपको एंजाइना पेक्टोरिस में देखने को मिलेंगे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये नोट्स मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करा है। क्यों? क्योंकि जो आपके बुक में मेंशन है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट दे रखा और शायद उसको कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। सो एज़ कन्वीनियंट ये बहुत सिंपल सा है, और इससे स्कोरिंग, इससे कंटेंट भी अच्छा है, तो फिर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कॉमन रहता है हर एक सिस्टम का। सबसे पहले आप करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर आप इको टेस्ट कराएंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन कराएंगे, फिर आप कराएंगे स्ट्रेस टेस्ट। फिर आपका आता है मैनेजमेंट मैंने फिर से बताया था, मैनेजमेंट आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करते हैं ड्रग की। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग सर्जरीज का यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ रहा है, फिर आप नर्सिंग डायग्नोसिस पॉइंट एड ऑन करेंगे, 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे जो आपकी कॉमन है। फिर आप 3 एनसीपी बनाएंगे, सिंपल। फिर हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट सबसे पहले कि वो है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही, ब्रीदिंग में चोकिंग हो रहा है, तो जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है बॉडी में, तो आप ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। फिर आप वेसोडायलेटर्स देंगे। वेसोडायलेटर्स का आपका एग्जांपल आता है नाइट्रोग्लाइसरीन ड्रग। फिर आप बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे। बीटा ब्लॉकर ड्रग का एग्जांपल है नाडोलोल, प्रोपोलोल। फिर आपका आता है मेटाप्रोलोल भी आता है। फिर आपके नेक्स्ट ड्रग आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आप देंगे एम्लोडिपिन या फिर देंगे निफेडिपिन। फिर आप देंगे एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट इसलिए क्योंकि बॉडी में मतलब आपका जो
हार्ट है, जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें कोगुलेशन हो गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया, हेमरेज हो गया है, एम्बोलिज्म हो गया, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एंटीकोगुलेंट ड्रग को, जिसका आपका एग्जांपल आता है एस्पिरिन। फिर आप यूज़ करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आप कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करेंगे। बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 आर्टरी थी और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन था और जो ये ब्लड जा रहा था यहाँ से नहीं जा पा रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे, कट करके इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, दैट इज़ बाईपास सर्जरी। फिर आपका आता है एंजियोप्लास्टी, जिसमें हम लोग जहाँ पे भी थ्रोम्बस पार्ट है उसको कट करके जोड़ देते हैं। फिर आपका आता है कोरोनरी शंट, हम लोग शंट का यूज़ करते हैं, जो काम हमारी बॉडी में नहीं हो पा रहा है वो एज अ शंट वो वर्क कर लेगा। फिर आपका आता है आर्टेरियोरेक्टोमी। इसका मतलब क्या होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ होती है जिसमें आपका एम्बोलिज्म या फिर थ्रोम्बोसिस अकर हो जाता है। उस प्रोसीजर के उससे हम लोग उस चीज़ को रिमूव करते हैं, दैट इज़ एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस को रिमूव करते हैं। फिर ऐसी कंडीशन में आप इस सारे सर्जिकल मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट आते हैं। अगर बहुत ही शॉर्ट हो रहा हो आंसर तो आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर लॉन्ग में आ रहा है तो नर्सिंग डायग्नोसिस और 3 एनसीपी बना देंगे। एंजाइना पेक्टोरिस आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एंजाइना पेक्टोरिस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपका कोई भी डाउट हो कंजस्टिव हार्ट फेलियर से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।